बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसकी सारी डिटेल्स, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल ब्रांच, इलेक्शन कमीशन, जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है अबाउट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वो आज के लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। अगर हम बात करें इंडिया के ऑफिशियल नेम की, तो इसका ऑफिशियल नेम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, तो इंडिया के ऑफिशियल नेम में आपको किसी भी तरह की जो रिलीजियस एफिलिएशन है वो नज़र नहीं आती। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का नेम आपको रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नज़र नहीं आएगा, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नज़र आएगा। तो जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का वर्ड है, ये क्या शो कर रहा है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट जिसका कोई सरकारी मज़हब नहीं होता, जबकि इंडिया के ऑफिशियल नेम के साथ आपको रिलीजियस एफिलिएशन नज़र नहीं आती। न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। इंडिया के आमतौर पर 3 प्रिंसिपल शॉर्ट नेम्स हैं, लाइक इंडिया, भारत एंड हिंदुस्तान। अगर हम इंडिया को क्लासिफाई करें बाय एरिया इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, तो ये 17th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया का। जबकि अगर हम इंडिया को क्लासिफाई करें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो इट इज़ द 2nd लार्जेस्ट कंट्री। आपको पता है कि आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री चाइना है, एंड द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम चाइना को, जो कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया का, उसे ये क्यों नहीं कहते? इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया का, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को प्रैक्टिस नहीं करता, बल्कि अथॉरिटेरियन स्टेट कंसिडर किया जाता है। चाइना की बात कर रहे हैं हम। अगर आप इंडिया की लोकेशन और ख़ास तौर पे अगर आप इंडिया के मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात करें, तो इट इज़ बाउंडेड बाय इंडियन ओशन ऑन द साउथ, Arabian Sea on southwest and the Bay of Bengal on the southeast। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, कि इंडियन ओशन कहाँ पर है, अरेबियन सी कहाँ पर है और बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है। साउथ ईस्ट की बात हो रही है बे ऑफ बंगाल की। बे ऑफ बंगाल को याद रखने के लिए आप बांग्लादेश की लोकेशन और वेस्ट बंगाल की लोकेशन को भी अपने जहन में रख सकते हैं। इट शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद पाकिस्तान टू द वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ ऊपरी सतह पे, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। इसके राइट साइड पे म्यांमार और बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश है और उसके बाद म्यांमार है। टुवर्ड्स द साउथ अगर आप नीचे की तरफ आ जाते हैं, इंडिया हैज़ 2 नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इंडिया इज द होम ऑफ वर्ल्ड्स 5 रिलीजन्स। हिंदुइज्म, इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी है वो हिंदूज की है, और दूसरा जो हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है वो नेपाल है, जो कि इंडिया की नेबरिंग स्टेट है। इस्लाम, मुसलमान तकरीबन 14% हैं इंडिया के अंदर। बुद्धिज़्म, और दूसरा बड़ा जो बुद्धिस्ट कंट्री है वो भूटान है, वो भी इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। क्रिश्चियनिटी एंड सिखिज़्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, ये वो रिलीजन्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इंडिया उनकी ओरिजिनेटिंग कंट्री है। इंडिया बरतानिया की कॉलोनी रहा मिड 19th सेंचुरी से लेके इंडिपेंडेंस हासिल करने तक, मींस 1947
7 तक। आपको पता है कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो हम इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों को मिला के बात करते हैं। तो 1857 की इंडिपेंडेंस वार के बाद क्वींस प्रोक्लेमेशन आया और सब कॉन्टिनेंट डायरेक्ट क्राउन के अंडर चला गया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे ख़त्म कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा था कि मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगी, तो ये देखिए यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल और ये एग्जैक्ट इसके अगर आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो बांग्लादेश है और बांग्लादेश के एग्जैक्ट ऊपर की तरफ भूटान है, लेकिन बांग्लादेश और भूटान एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते, दरमियान में इंडियन स्टेट्स हैं। इसी तरह से अगर आप नेपाल और भूटान को देखते हैं तो ये भी बॉर्डर शेयर नहीं करते क्योंकि दरमियान में इंडियन सिक्किम स्टेट वाक़ है। ये जो मैंने आपको बताया कि जो इंडिया की नॉर्दर्न साइड है वो 3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, नेपाल के साथ और यहाँ से और यहाँ से चाइना के साथ और यहाँ पर भूटान के साथ। और अरुणाचल प्रदेश आपको पता है कि यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, चाइना और इंडिया की बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। ये जो म्यांमार है ये यहाँ पे है, म्यांमार के साथ इंडिया के ये स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये बॉर्डर शेयर कर रही हैं। और ये जो बांग्लादेश है ये भी म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ से। अब आप अगर साउथ की तरफ आ जाते हैं तो जैसे हमने बात की थी कि 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव्स, तो ये आपको साउथ में नज़र आएंगे। अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ चले जाते हैं जिसको हम वेस्ट कह रहे हैं तो इधर आपको पाकिस्तान नज़र आएगा और हेयर इज़ अरेबियन सी और ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है ये इंडियन ओशन है। तो ये जो लोकेशन है इंडिया की सदर्न नेबरिंग स्टेट्स कौन सी हैं, नॉर्दर्न नेबरिंग स्टेट कौन सी हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न कौन सी हैं, ये सारी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैंने आपको इंडिया को 6 रीजन्स में डिवाइड करके 28 स्टेट्स के नेम्स याद करवाए हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें जो कि प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है स्टेट को चलाने वाला, तो इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को ये रेटिफाई हो गया था एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। और आज तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इन प्रैक्टिस है, ये इंडिया के अंदर एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पर काम कर रहा है। इंडियन आइन के आथर की बात की जाए तो स्केड्यूल्ड कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले भीमराव रामजी अंबेडकर इनका नाम सामने आता है। आपको पता है कि गांधी जी और अंबेडकर के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट थी, किस चीज़ के ऊपर? सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो डिमांड है ये अगर स्केड्यूल्ड कास्ट्स के लिए एक्सेप्ट कर ली जाएगी तो फिर ये हिंदू कम्युनिटी को डिवाइड कर देगी। लेकिन जो मिस्टर अंबेडकर थे वो इस बात पर बज़िद थे कि स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। बाद में रिजर्व सीट्स इंट्रोड्यूस करवा के तो ये एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन क्रिएट कर ली गई थी। इनिशियली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके 395 आर्टिकल्स थे और ये आर्टिकल्स 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। बट अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल है, 470 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं। इंडिया का जो आइन है ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द स्टेट ऑफ अलाबामा। ये यूएस की एक स्टेट है लेकिन ये आप कहें कि एक प्रोविंस है यूएस का। तो इंडिया का ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस तरह से इंडिया को हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कह रहे हैं, इसी तरह से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी सॉवरन स्टेट का। इंडिया का जो आइन है वो 5 कार्डिनल फीचर्स की बात करता है कि इंडिया एक सॉवरन स्टेट है,
एक सोशल स्टेट है, एक सेकुलर स्टेट है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और एक रिपब्लिक है। तो आपने मुझे बताना है कि रिपब्लिकनिज्म की बेसिक डेफिनेशन क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगर हम इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो 3 प्रिंसिपल्स आपको मैंने पढ़ाए थे, सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर और नंबर ऑफ रूलर्स, तो नंबर ऑफ रूलर्स को अगर आप अप्लाई करते हैं तो इट इज़ अ डेमोक्रेसी, और अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर को अप्लाई करते हैं तो इट इज़ पार्लियामेंट्री, और अगर आप डिवीजन ऑफ पावर को अप्लाई करते हैं तो इट्स अ फेडरेशन। सो हमने उन तीनों प्रिंसिपल्स को जब साइमल्टेनियसली अप्लाई किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो हमें इस बात का पता चला कि इंडिया इज़ अ फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। 28 स्टेट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु जो कि साउथर्न स्टेट है, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश जो कि नॉर्दर्न स्टेट है, इसके नाम से आपको पता चलना चाहिए, उत्तर जो कि उत्तरी साइड पे है, ऊपर वाली साइड पे है, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो ये जो 28 स्टेट्स हैं इनको हमने 6 रीजन्स में डिवाइड करके, तो कुछ मैंने आपको ट्रिक्स बताए थे, उन ट्रिक्स से आपने इसको याद रखना है। अब हम चलते हैं इंडियन प्रेसिडेंट की तरफ। इंडियन प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, जैसे पाकिस्तानी प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। पब्लिक डायरेक्टली ना तो इंडियन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है और ना ही पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। इन दोनों का एक इलेक्टोरल कॉलेज है, लेकिन वो इलेक्टोरल कॉलेज सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है जैसा कि यूएस के केस में होता है, बल्कि यहाँ पर जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं वो साथ ही साथ पार्लियामेंट के मेंबर्स भी हैं और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स भी हैं, मीन्स कि वो लेजिस्लेटर्स हैं। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। इंडिया के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनकी पार्लियामेंट्स को लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहा जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जबकि पाकिस्तान में हम उन्हें प्रोविंशियल असेंबलीज कहते हैं। प्रेसिडेंट का टर्म 5 इयर्स है, पाकिस्तान में भी प्रेसिडेंट का टर्म 5 इयर्स है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है मुल्क में, अगर वो जो सिचुएशन है उससे सेटिस्फाई नहीं है या कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है। President can assume any of the function of the government when there is a failure of constitutional machinery in the state. The President of India also holds executive, judicial and legislative powers. जो करंट प्रेसिडेंट है इंडिया के वो हैं रामनाथ कोविंद। अब हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। पाकिस्तान में ये ऑफिस आपको नजर नहीं आएगा वाइस प्रेसिडेंट का। Vice President is elected in the same way as the President of India and holds office for 5 years. The Vice President is ex officio chairman of the Rajya Sabha, जो कि इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस है, उसका जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होता है। और ये जो फीचर है ये किस कंट्री के साथ रिजेम्बलेंस रखता है? यूएस के साथ, क्योंकि यूएस में भी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सेनेट का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? मिस्टर वेंके नायडू। ये 2 पिक्चर्स हैं आपके सामने, ये प्रेसिडेंट है और ये वाइस प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद है ये 14वें और करंट प्रेसिडेंट है इंडिया के सिंस 25 जुलाई 2017। He is also the first person from Uttar Pradesh to serve as President of India.
ये क्विज़ भी आपको याद रखना है कि कौन से पर्सन है उत्तर प्रदेश से जो कि इंडियन प्रेसिडेंट के तौर पे ऑफिस होल्ड किए हुए हैं, और वो हैं रामनाथ कोविंद। अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो मोस्ट पावरफुल ऑफिस की आप बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि प्राइम मिनिस्टर नीड नॉट बी ऑलवेज फ्रॉम लोकसभा, जो लोअर चैम्बर है, हाउस ऑफ पीपल है। ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा उसी से ही हो। ही कैन बी फ्रॉम राज्यसभा। डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज फ्रॉम राज्यसभा, तो ये प्रेसिडेंट मौजूद है। PM can have 1 or 2 deputy prime ministers. PM has the power to advise president to dissolve the assembly. Current PM is Narendra Modi from BJP, Bharatiya Janata Party. Prime Minister of India is the head of the executive branch of the government of India, and his position is distinct from that of the President of India. Who is the head of the state? क्योंकि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये दो डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं। एज इंडिया फॉलोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्ड आफ्टर द वेस्टमिंस्टर सिस्टम, मीन्स यूके के सिस्टम पे इसको मॉडल किया गया है। मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ही एक्ट्स एज एन एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट and is the leader of the Council of Ministers. What is Council of Ministers? Indian Federal Cabinet. The President appoints the Prime Minister of India and on his advice appoints the Council of Ministers members. The Prime Minister can be a member of either the Lok Sabha or Rajya Sabha, as I just explained. Now let's move towards Council of Ministers, means Federal Cabinet, Union Cabinet. The Council of Ministers comprises Cabinet Ministers, Minister of States and Deputy Ministers. आपने मुझे एक्सप्लेन करना है कमेंट सेक्शन में कि what is the basic difference between a Cabinet Minister and a Minister of State. The Cabinet Secretariat has an important coordinating role in decision making at highest level and operates under direction of Indian Prime Minister. The legislative arm of the Union, called Parliament, consists of the President, Rajya Sabha and Lok Sabha. ये तीनों फंक्शनरीज हैं पार्लियामेंट के। All legislation requires consent of both houses of the parliament. The total number of ministers, including the prime minister, in the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the house of people. लोअर हाउस की बात हो रही है। लोअर हाउस के जो टोटल तादाद है उसके 15% से जो फेडरल कैबिनेट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर भी आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर कैबिनेट का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपर चैम्बर, राज्यसभा। राज्यसभा कंसिस्ट्स ऑफ 245 मेंबर्स। ऑफ दीज 233 represent states. 28 स्टेट्स को 233 राज्यसभा के मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन टेरिटरीज़ को। इसमें से जो 12 मेंबर्स हैं 245 में से उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अगर हम राज्यसभा के इलेक्शंस की बात करें तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे पाकिस्तानी पार्लियामेंट का जो अपर चैम्बर है सेनेट, उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और जो सेनेटर्स हैं वो प्रोविंशियल असेंबलीज़ के मेंबर्स उनको इलेक्ट करते हैं। इसी तरह से राज्यसभा के अंदर भी जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़। जो कंसर्न्ड स्टेट्स हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा पाकिस्तानी
पार्लियामेंट के अपर चैम्बर सेनेट की तरह परमानेंट बॉडी है। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। अब अगर हम इसके टेन्योर की बात करें तो इसका टेन्योर 6 ईयर्स ही है जैसे कि पाकिस्तान में है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पाकिस्तान में हर 3 साल के बाद हाफ सेनेटर्स रिटायर होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। हर दूसरे साल जो 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाएंगे। और ये जो रिजेम्बलेंस है ये आपने मुझे बताना है कि दुनिया की किस पार्लियामेंट के अपर चैम्बर के साथ मिलती है। लोअर चैम्बर that is known as Lok Sabha is composed of representatives of people chosen by direct election on the basis of universal adult suffrage। इंडिया के अंदर इस वक्त जो एज है वोट देने की वो 18 साल है। डे 1 से ये एज नहीं थी, पहले ये एज ज़्यादा थी, लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट के ज़रिए से इसको कम किया गया। तो आपने बताना है कि कौन सी अमेंडमेंट के ज़रिए से इंडिया में जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है उसको अडॉप्ट किया गया और वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया। लोकसभा के 545 मेंबर्स हैं, इसमें से जो 2 मेंबर्स हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें, तो इनका पैटर्न भी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके साथ ही मिलता जुलता है। ओनली देयर इज़ द डिफरेंस ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो यूनियन गवर्नमेंट से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसे कन्फेडरेशन नहीं समझने लग जाना। इंडिया जो फेडरल वर्ड है वो यूज़ नहीं कर रहा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बल्कि अपनी जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट का टर्म वर्ड यूज़ करता है। 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। जो यूनियन टेरिटरीज हैं दे आर एडमिनिस्टर्ड by the president through an administrator appointed by him. Through a constitutional amendment in parliament, the Union Territory of Delhi is now called the National Capital Territory of Delhi from 1st February 1992। जिस तरह से हम पाकिस्तान की जो कैपिटल सिटी है उसको ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कहते हैं। इंडिया के अंदर ये बड़ी एक यूनिक चीज़ है कि 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पार्लियामेंट्स बाई कैमरल हैं। आम तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की पार्लियामेंट्स होती हैं वो यूनिकैमरल होती हैं। पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस के अंदर यूनिकैमरल पार्लियामेंट्स हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स हैं। जब तक जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस ख़त्म नहीं किया गया एज अ स्टेट, उस वक्त तक वहाँ पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर थी। अगर हम पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो एक रजिस्टर्ड पार्टी है उसे उसी वक्त नेशनल पार्टी कंसिडर किया जाएगा जब वो नीचे दी गई 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन पूरी करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? द पार्टी विन्स 2% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। 3 मुख्तलिफ रियासतों कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में से, स्टेट्स में से अगर वो पार्टी 2% सीट्स हासिल कर लेती है हाउस ऑफ पीपल की यानी लोकसभा की, तो वो नेशनल पार्टी कंसिडर की जाती है। या एट अ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी पोल्स 6% ऑफ वोट्स इन 4 स्टेट्स। 4 स्टेट्स में से उसे 6% के करीब वोट मिल जाते हैं। अब यहाँ पर सीट्स की बात नहीं हो रही, वोट की बात हो रही है। एंड इन एडिशन इट विन्स 4 लोकसभा सीट्स फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। पहली कंडीशन क्या थी कि 3 डिफरेंट स्टेट्स में से आपने 2% सीट्स लेनी है, जो लोकसभा की टोटल सीट्स हैं उनका 2%। यहाँ पर यह है कि 6% आपको वोट मिले हों 4 स्टेट्स में से, और दूसरी इसके साथ जो बाय कंडीशन है वो क्या है कि अगर वो पार्टी 4 लोकसभा सीट्स हासिल कर लेती है किसी एक सिंगल स्टेट से या फिर डिफरेंट स्टेट्स में से। और तीसरी कंडीशन क्या है? अ पार्टी गेट्स रिकॉग्निशन एज स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स। अगर वो एक स्टेट पार्टी के तौर पर, नेशनल पार्टी नहीं, स्टेट पार्टी के तौर पे 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में से सीट्स
रिकग्निशन हासिल कर लेती है तो देन उसको नेशनल पार्टी कंसिडर किया जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये नेशनल पार्टीज़ हैं इंडिया के अंदर। तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश के अंदर, असोम गण परिषद आसाम के अंदर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बिहार के अंदर है। इसी तरह से बाकी जगहों पर भी छोटी छोटी या रीजनल या स्टेट पार्टीज मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के जुडिशियल सिस्टम की। द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट इन द कंट्री। द हाई कोर्ट स्टैंड्स एट द हेड ऑफ द स्टेट्स जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे ऊपर कौन सी कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स presided over by a district and session judge. Who is the highest judicial authority in a district? तो एक डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी कौन है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इनके नीचे देयर आर कोर्ट्स ऑफ सिविल jurisdiction known in different states as मुंसिफ, सब जजेस, सिविल जजेस एंड द लाइक। Similarly, criminal judiciary comprises chief judicial magistrate and judicial magistrates of first and second class. Supreme Court. The Supreme Court has original appellate and advisory jurisdiction. The Constitution gives an extensive original jurisdiction of the Supreme Court to enforce fundamental rights. The President may consult the Supreme Court on any question of fact or law of public importance. The Supreme Court of India comprises of the Chief Justice and not more than 25 other judges appointed by the President. Judges hold office till 65 years of age. High courts की बात करते हैं। There are 18 high courts in the country. 28 states हैं, तो high courts 18 क्यों हैं? 3 having jurisdiction over more than one state. ये reason है। 3 हैविंग jurisdiction over more than one state, यानी 3 ऐसी कोर्ट्स हैं जो कि एक से ज़्यादा स्टेट्स को सर्व करती हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव स्टेट। ईच हाई कोर्ट हैज़ पावर्स ऑफ सुप्रीडेंट ओवर ऑल कोर्ट्स विद इन इट्स jurisdiction. High Court judge retires at the age of 62. Supreme Court का at the age of 65 और High Court का at the age of 62. The jurisdiction as well as the laws administered by a High Court can be altered both by the Union and the state legislatures. Most High Courts have only appellate jurisdiction. Election Commission ये 25 जनवरी 1950 में कायम हुआ और फर्स्ट इलेक्शन जो कि 1951 से 52 तक हुए, 1760 लाख लोगों ने इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया, जिसमें से 85% इलिटरेट थे और सिर्फ 15% पढ़े लिखे थे। शिव कुमार सेन ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुजरे हैं। सुशील चंद्रा करंट इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, और इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है इसको वर्ल्ड का बिजीएस्ट इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। तकरीबन हर 5 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की एक्सप्लेन की हैं। बाकी जो रीडिंग्स आपको असाइन की गई हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप करेंगे और क्लास में प्रेजेंट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।